Welcome back to my channel. Previous video we talked about native page, which is a technique that keeps proteins in their natural 3D structure. But today we are going in the opposite direction. आज हम बात करेंगे SDS पेज पर. SDS पेज क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को अनफोल्ड कर लेता है और उसकी ट्रू मॉलिक्यूलर वेट बताता है. इसलिए इसको वाइडली यूज किया जाता है बोथ सी रिसर्च लेबोरेटरीज में एंड इंडस्ट्री. सो आज हम देखते हैं कि SDS पेज को हम कैसे रन करते हैं एंड ये कैसे डिफरेंट है बाकी प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक्स से. सो SDS हम कहते हैं सोडियम डोडिसाइल सल्फेट को, विच इज़ अ डिटर्जेंट. तो यहाँ पर ये डिटर्जेंट का ही काम करते हैं. देखिए कोई भी डिटर्जेंट वगैरह क्या करता है, वो आपकी डस्ट को, इम्प्योरिटीज़ को जो है अलग से कर देता है, सेपरेट कर देता है. तो यहाँ पर जो है SDS क्या करते हैं, SDS जो है बेसिकली प्रोटीन्स को अनफोल्ड कर देता है. जैसे हमने नेटिव पेज में पढ़ा था कि वहाँ पे प्रोटीन एज इट इज़ रहती हैं, बट यहाँ पर ये प्रोटीन्स जो है अनफोल्ड हो जाती हैं. जब SDS किसी भी प्रोटीन को कोट करता है ना, तो वो 3 काम करता है. सबसे पहले तो वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है नॉन पोलर इंटरेक्शंस को. जो प्रोटीन में जो जितनी भी नॉन पोलर इंटरेक्शंस होती है ना, वो सारी वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका 3D स्ट्रक्चर होता है. मतलब सबसे पहले जाकर वो उसका 3D स्ट्रक्चर रुइन करता है. उसके बाद वो प्रोटीन को फोर्स करता है कि वो लीनियर चेन बन जाए. ठीक है, आप लोगों को पता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, वो लीनियर चेन का होता है. बाकी लिंक्स वगैरह होते हैं, कोइल फॉर्म्स होती हैं, तो वो इसको बिल्कुल लीनियर चेन बना देता है अनवाइंड करके. और थर्ड काम वो ये करता है कि ऐड करता है नेगेटिव चार्ज को. नेगेटिव चार्ज की जो एडिशन है ना, वो सारे प्रोटीन सरफेस पर कर देता है. ठीक है ना, तो उससे क्या होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. सारी जो प्रोटीन है ना हमारे पास, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया नेटिव पेज की, कि प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है. न्यूट्रल भी डिपेंड करता है कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है. बट इस तरह से ना आप लोग देखो तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस में सारे प्रोटीन को ये नेगेटिव बना देता है. जब ये सारे प्रोटीन को नेगेटिव बनाएगा ना, तो हमें उनकी केमिस्ट्री समझ आ जाएगी. चार्ज के जो डिफरेंसेस हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे. तो सारे प्रोटीन जो है ना, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही मूव करेंगे. तो हमें जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी. तो फिर हम जस्ट साइज को जो है इसमें ईजिली स्टडी कर सकते हैं. इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आपको चार्ज बेस पे सेपरेशन करनी है तो नेटिव पेज बेस्ट है. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स भी यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद SDS. अब जो SDS है ना, उसे हम प्रॉपर्ली जो है वो लीनियर नहीं कर सकता. ठीक है, अब जैसे प्रोटीन्स में आप लोगों को पता है बहुत से केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वन में हमारे पास आ जाते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस, एंड इसके अलावा जो है कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सिस्टीन अमीनो एसिड्स. तो ये ऐसे बॉन्ड्स हैं ना जिनको जो है सेपरेट करना इतना इजी नहीं होता. तो उसके लिए जो हम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, उनमें हमारे पास आ जाते हैं. फर्स्ट वन है बीटा मर्सेप्टेनोटो इथेनॉल, जिसको हम BME भी कहते हैं शॉर्टकट. और दूसरा है डायथायोरिट्रोल, जिसको हम DTT भी कहते हैं सिंपली. ये क्या करते हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं ताकि प्रोटीन जो है वो कम्प्लीटली अनफोल्ड हो. जो प्रोटीन का देखिए कुछ फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, तो ये इस प्रोटीन को बिल्कुल लीनियर कर देते हैं कुछ इस तरह से कि लीनियर चेन है एंड उस पर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. अगर ये कम्प्लीट लीनियर ना हो ना, तो इनकी जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, वो हमें जो है उसकी करेक्ट एस्टिमेशन नहीं हो सकती. ठीक है, इसलिए इनको सबसे पहले लीनियर करना ज़रूरी होता है. अब बात हम करते हैं कि साइज़ अनली सेपरेशन हम क्यों करते हैं. देखिए हमारे पास तो नेटिव पेज भी था ना, वहाँ पर भी साइज़ एंड चार्ज की बेसिस पे सेपरेशन हो रही थी. तो इसका मकसद कुछ ये है ना कि इसमें हम जस्ट साइज़ को इसलिए देख रहे हैं कि चार्ज की वजह से समटाइम्स कन्फ्यूजन भी हो जाती है. ठीक है, अब एक प्रोटीन है ना, उसने जो है कम डिस्टेंस जो है वो कवर किया. ठीक है ना, अब हमें नहीं पता कि कम डिस्टेंस क्यों कवर किया. आया उसका साइज़ बहुत ज़्यादा था, या इसलिए, या फिर उसका जो चार्ज था वो अनफेवरेबल था. वो चार्ज ऐसा था कि वो उसको रेजिस्ट कर रहा था, उस डायरेक्शन में मूव करने नहीं दे रहा था. लेकिन अगर हम ये चार्ज वाली बात हटा देना, तो फिर सिर्फ साइज की बेसिस पे हमें पता चलेगा कि यस, इस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसलिए जो है इसने कम मूव किया है. सो हमारा जो बेसिक पर्पस है इस टेक्निक में वो ये है कि चार्ज टू मास रेशियो को हम सेम कर देते हैं. तो हम आ जाते हैं अब स्टेप्स की तरफ SDS पेज के प्रोसीजर के. तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो हमेशा सैंपल प्रिपरेशन होता है. सबसे पहले हमने सैंपल को आइसोलेट करना है. ठीक है, तो ये आया कोई हमारे पास कोई कल्चर है, कोई टिश्यू लाइसेट है, या फिर जो भी है ना, हमने जो है प्रोटीन को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है. वो प्रोटीन जिसको हमने आइसोलेट करना चाह रहे हैं, जिसका हम वेट वगैरह देखना चाह रहे हैं. देन सेकेंड ये होता है कि हमने उसको SDS के साथ ट्रीट करना होता है. ठीक है, डिटर्जेंट जो है हमारे पास यहाँ पे SDS है. SDS जो है टिपिकली 2 से लेकर 5% तक कंसनट्रेशन
प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है और ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स को अनफोल्ड कर देता है। देन जो थर्ड हमारा स्टेप होता है वो होगा, थर्ड जो है सैंपल प्रिपरेशन में जो थर्ड स्टेप है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो है हम BME या फिर DTT यूज़ करेंगे और इसकी जो कंसनट्रेशन हम यूज़ करेंगे वो 5 to 10% करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास डाइसल्फाइड ब्रिजेस वगैरह भी जो ब्रेक हो जाएंगी। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे डाई। डाई जो है हम हर इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं ताकि हम जो है ट्रैक कर सकें अपने सैंपल को। तो डाई में हम जो है यहाँ पर मोस्टली यूज़ करते हैं ब्रोमोफिनोल ब्लू। तो एंड में आपको जो है ब्लू कलर में नज़र आएगा आपका प्रोटीन। डेंसिटी एजेंट में हम ग्लिसरॉल या फिर सुक्रोज यूज़ करते हैं और ये हम ऐसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो थोड़ा सा हैवी हो जाए और वो फ्लोट ना करे, सेटल हो जाए। ऑप्शनल कंपोनेंट्स में हमारे पास आ जाता है कि समटाइम्स हम यूरिया यूज़ करते हैं। यूरिया इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोटीन की सोलबिलिटी को इन्हेंस कर सकें। इसके अलावा समटाइम हम ग्लिसरॉल एडिशनल यूज़ करते हैं, वो इस वजह से यूज़ करते हैं ताकि हम उसको स्टोरेज कर सकें लॉन्ग टर्म के लिए। तो इन सब कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, जब हम लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इन सब को मिक्स कर लेते हैं अलॉन्ग विद आवर प्रोटीन्स, ठीक है ना। ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनको प्लस हमारी प्रोटीन, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो है अपना सैंपल आ जाएगा विच इज़ रेडी टू पुट इन इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक। तो हमारे पास एक ऐसा सैंपल आ जाएगा जिसको हम लोड कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में। नेक्स्ट हमारा स्टेप है हीट ट्रीटमेंट। अब हीट ट्रीटमेंट हम इसमें प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस स्पेसिफिकली STS पेज में करते हैं। इसमें हम 95 से 100 डिग्री C तक जो है 5 मिनट्स के लिए हीट प्रोवाइड करते हैं। बॉइलिंग वाटर बाद में या तो रख देते हैं, हीट ब्लॉक वगैरह पर रख लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो है हीट की वजह से जो है ना वो कम्प्लीटली जो है प्रोटीन अपनी फोल्डेड स्टेट को लूज़ कर लेती है, लीनियर फेस में आ जाती है। तो बेसिकली जो हीट है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। SDS क्या करता है, उसने जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को ख़त्म करना है एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं स्पेसिफिकली डाइसल्फाइड ब्रिजेस को। तो इन दिस वे जो है इन ये तीनों मिलकर हीट, SDS एंड रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास जो है कम्प्लीटली एक लीनियर प्रोटीन्स हमें एज अ रिजल्ट दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है जेल कास्टिंग एंड प्रिपरेशन। अब ये वाला स्टेप भी DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट किस्म की जेल होती है जबकि वहाँ पर एक ही किस्म की जेल थी। अब जो रिजॉल्विंग जेल है ना ये वही मेन जेल है जैसे कि DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस में होती थी, ठीक है। इसमें जो है क्या करते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं इस जेल में और ये जो है इसी तरह से सेपरेशन के लिए ही होता है सैंपल्स की। और इसकी जो कंसनट्रेशन हम रखते हैं ना इसमें एक्राइल एमाइड की वो होती है 10 to 15%, ठीक है। डिपेंड करता है स्पेसिफिकली कि आपकी कौन सी टारगेट प्रोटीन है। और दूसरी हमारे पास यहाँ पे होती है स्टेकिंग जेल। स्टेकिंग जेल क्या होती है, एक थिन सी लेयर होती है ऑन दिस रिजॉल्विंग जेल, ठीक है। मतलब यहाँ पे मेन जेल के ऊपर हम एक और जेल भी पुट करते हैं जो कि उसकी थिन लेयर पुट करते हैं और इसमें जो है स्मॉल पोर्स नहीं होते, इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज पोर्स होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, इसमें ये होता है ना कि जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रीफली इंटर करती हैं, थोड़ी सी प्रोटीन्स जो है वो इंटर होने के बाद कंप्रेस हो जाती हैं, तो इससे हमारे पास एक क्लीन और शार्प बैंड मिलते हैं। मतलब बेसिकली हम ये स्टेकिंग जेल इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिले और ऐसे रिजल्ट्स मिले जिनको हम ईजिली रीड कर सकें। और फिर इसके अलावा जो है इसमें हम वही कॉम इंसर्ट करते हैं जैसे कि हम DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस में करते थे। कॉम इंसर्ट करने के बाद उसको थोड़ी देर के बाद निकाल देते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वेल्स बन जाते हैं जिसमें हम अपने सैंपल्स एंड लेटर्स रन कर सकते हैं। सैंपल हम उसी तरह से लोड करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक है ना, इसके अलावा जो है हमारे पास जो चैम्बर है उसमें हम बफर, रनिंग बफर भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो बफर में हमारे पास क्या होता है, ट्रिस-ग्लाइसिन होता है। इसके अलावा हमारे पास होता है बिस ट्रिस बफर, ठीक है। ये बफर्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो एक्सपेरिमेंट है वो ऑप्टिमाइज रहें और वो ख़राब ना हो और हमें अच्छे रिजल्ट्स दें। तो यहाँ पर जो है हम इनको जो है सैंपल्स को केयरफुली जो है लोड करते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से करते हैं कि जो फर्स्ट आपके पास है ना उसमें आप डालोगे लेडर, प्रोटीन लेडर। लेडर आपके मार्कर का काम देगा, रेफरेंस का काम देगा एंड आपके सैंपल्स को कंपेयर करेगा आपके अननोन सैंपल्स को आपके नोन सैंपल्स के साथ, ठीक है। और आपका जो है मॉलिक्यूलर वेट बता सकता है आपके सैंपल्स का। एंड यहाँ पर जो दूसरी लेंस है वहाँ पर आप अपने सैंपल्स लोड करोगे, वो प्रोटीन्स नोट करोगे जो कि अननोन है, जिनका आपको मॉलिक्यूलर वेट नोन करना है। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास कि हम जेल रन करेंगे। जेल रन करने का मतलब यही है कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो उसका ऑप्टिमम जो वोल्टेज है वो करंट मेंटेन करेंगे 100 to 150 वोल्ट्स तक। और अपने जो है जो इलेक्ट्रोड्स के साथ जो है ये फिर देन प्रोटीन जो है वो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे। और ये यहाँ पर जो है नॉर्मली 30 to 45 मिनट्स ले सकता है ये प्रोसेस। 30 to 45 मिनट्स के बाद हम अपने सैंपल्स को विजुअलाइज करेंगे।
6 स्टेप में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हमने प्रोवाइड की थी उसको रिमूव करेंगे एंड यहाँ पर हम डाइज भी यूज़ करेंगे, ठीक है। जो एक हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कॉमिसिव ब्लू डाई। कॉमिसिव ब्लू डाई जो है वो फास्ट हमें रिजल्ट देता है और रिलेटिवली सेंसिटिव भी है। ज़्यादातर हम मोस्ट एप्लीकेशंस के लिए ये यूज़ करते हैं एंड 30 to 60 मिनट्स में ना आपको इसके रिजल्ट्स नज़र आ जाते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डाइज है कॉमिसिव ब्लू। सिल्वर स्टेन जो है हम यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा सेंसिटिव है एज़ कम्पेयर टू कॉमिसिव, बट ये स्मॉलर प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। बट ये जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स भी है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है, सो इट इज़ नॉट स्टैंडर्ड। एंड थर्ड वन है हमारे पास फ्लोरेसेंट स्टेन। ये जो है ये हमारे पास मॉडर्न ऑप्शन है और ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। मतलब आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आपकी प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, या कौन सी प्रेजेंट है, आपने भी देखना है कि वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, तब आप लोग ये वाला डाई यूज़ करते हो। लेकिन इसके लिए स्पेशल इमेजिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जो कि हर लैब में पॉसिबल नहीं होता। फिर आप लोग जेल को स्टेन करके जो है वो 30 मिनट से जो है वो सेवरल आवर्स तक जो है स्टेन करते हो। डिपेंड करता है आप लोग कौन सा स्टेन यूज़ कर रहे हो, आपका एक्सपेरिमेंट कौन सा है। उसके बाद आप स्टेन को वॉश करते हो एंड देन उसको विजुअलाइज करते हो और फिर जो है आपको वो बैंड्स नज़र आ जाते हैं कि आपके बैंड्स जो है वो कहाँ पर आए हैं। अब हम आ जाते हैं कि आप जेल के रिजल्ट्स को रीड कैसे करते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि आप नेटिव पेज के रिजल्ट्स को रीड करते हैं। मतलब हम बैंड पोजीशंस को जो है देखते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट में। इसके अलावा जो है नंबर ऑफ़ बैंड जो है वो उसकी प्योरिटी इंडिकेट करते हैं। अगर एक है तो मीन्स प्योर प्रोटीन है, दो हैं तो दो प्रोटीन्स है, तीन मल्टीपल है तो बहुत सी प्रोटीन्स है, मिक्सचर है मतलब प्योर नहीं है। इसके अलावा बैंड इंटेंसिटी आपको ये शो करती है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर हल्का सा बैंड है तो मतलब कम प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ज़्यादा बड़ा थिक बैंड है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है आपकी वो बहुत ज़्यादा है। अगर बैंड की जो शेप है वो ये डिटरमिन करती है कि आपकी जो क्वालिटी है वो कैसी है। अगर सही सा बैंड है तो मीन्स अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है। अगर कुछ इस किस्म के बैंड से टूटे हुए डिफ्यूज़ से तो फिर इट मीन्स कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट STS पेज। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई रिकमेंड यू कि आप लोग नेटिव पेज की वीडियो भी ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को ये प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।